अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था पर्सनल इनकम। उसी से लिंक्ड एक और कॉन्सेप्ट है, आज उसकी तरफ चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है, वो पर्सनल इनकम जिसको हम अपनी मर्जी से डिस्पोज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कंज्यूम कर सकते हैं, उसको कहते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है, या डीपीआई। पर्सनल इनकम हमने डिस्कस किया था कि पर्सनल इनकम एक्चुअली क्या होती है, कि ऐसी इनकम, ऐसी नेशनल इनकम जो कि आम इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड तक पहुंच रही होती है, उसमें से जितनी डिडक्शंस या एडिशन होनी होती है उसके बाद। मतलब किसी इकोनॉमी की नेशनल इनकम जो है, फॉर एग्जांपल हम कहें किसी इकोनॉमी की नेशनल इनकम जो है वो है अगर से के 2000। ठीक है, तो इसमें से कुछ चीज़ें हम लेस कर देते थे और एक चीज़ ऐड कर देते थे। फॉर एग्जांपल अभी हम सिंपल रखने के लिए सिर्फ जो है कॉरपोरेट टैक्स को लेस कर दें अगर इसमें से, और से कि वो कॉरपोरेट टैक्स जो है वो है 500 का, तो ये 2000 में से 500 लेस करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1500। ये क्या है? आपके लोगों की पर्सनल इनकम है। मतलब कि ये आपकी इकोनॉमी ने इनकम कमाई। अब ये हमने देखा कि अर्न कितनी की है इनकम एक इकोनॉमी ने। अब ये रिसीव कितनी हुई है, ये पर्सनल इनकम है लोगों की जो उनको रिसीव हुई है। तो रिसीव में से हमने कुछ चीज़ें लेस की थी, अभी हम सिंपल रखने के लिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस में से लेस कर देते हैं कि कंपनीज ने जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया, गुड एंड सर्विसेज बना के जितने भी कमाई की थी उसके ऊपर जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया, वो निकालने के बाद जो बचा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको सैलरीज के स्रोत में दे दिया जाएगा। वहाँ पे जो ओनर्स हैं उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के स्रोत में, डिविडेंड जिसको कहते हैं उसके स्रोत में दे दिया जाएगा। तो 2000 था नेशनल इनकम, जिसमें से 500 निकालने के बाद 1500 जो बचा ये पर्सनल इनकम था जो रिसीव हुआ वहाँ के रहने वाले लोगों को। ये पर्सनल इनकम हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम आना चाह रहे हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो इसकी डेफिनेशन देखें। ये वो इनकम होती है जो बच जाती है इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड के पास जब वो सारे डायरेक्ट टैक्सेस पे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टैक्स की बात हुई। एक हमने नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम तक आने के लिए जो है वो टैक्स डिडक्ट किया था, जिसको हम कहते थे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। मतलब जो कंपनी के ऊपर टैक्स लग रहा है वो इसमें से लेस कर दो, तो बाकी जो बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फैक्ट्री प्रोटेक्शन में। ठीक है, या बाकी भी चीज़ें थी उसमें। ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी के लिए भी पेमेंट्स हो रही थी, रिटेन अर्निंग में भी कुछ हम रख लेते थे और ऐड हम कर देते थे ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, ये वो चीज़ें। उसके बाद पर्सनल इनकम आ जाती थी जो रिसीव हो जाती थी सारे इंडिविजुअल या हाउस होल्ड। आज हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में से। तो फॉर एग्जांपल इनको जितने भी लोग थे इस इकोनॉमी में उनको 1500 जो है वो मिला। इसमें से उन्होंने अपने को टैक्स दिए होंगे। पहले कंपनी टैक्स दे रही थी नेशनल इनकम से, जब हम पर्सनल इनकम पे आए तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स था। अब कौन सा टैक्स है जो लोगों ने खुद अपनी इनकम के ऊपर देना है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको जो सैलरी मिलेगी उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। अगर आप ओनर हो, वहाँ के एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको जितना भी प्रॉफिट आएगा डिविडेंड की फॉर्म में उसके ऊपर भी आपने टैक्स देना है। ठीक है, तो अब वो पर्सनल इनकम जो हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं वो तब बचेगी जब उसमें से वो हिस्सा हम निकाल दें जो हमने गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में दे देना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पर्सनल इनकम 1500 थी, इस पे इन इंडिविजुअल्स ने इनकम टैक्स पे कर दिया 500 का। तो अब डिस्पोजेबल जो है पर्सनल इनकम जो है वो बच गई हमारे पास 1000। अब ये वो इनकम है जो ये जितने भी इंडिविजुअल या हाउस होल्ड उस इकोनॉमी में रहते हैं ये अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला है जीपीआई इज इक्वल टू पर्सनल इनकम, ठीक है, लेस पर्सनल टैक्सेस। ठीक है, जितने पर्सनल टैक्स। ठीक है, अब ये पर्सनल टैक्स होता क्या है? इट इज टैक्स ऑन एवरेज अर्निंग, सॉरी एनुअल अर्निंग। ये वो टैक्स है जो सालाना अर्निंग का मतलब कमाई के ऊपर दे रहे होते हैं इंडिविजुअल्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स वगैरह। ठीक है, सो ये
आपके पास आ गई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। और ये जो जितने भी टैक्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दी इनकम टैक्स की या वेल्थ टैक्स की, ये कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्स भी, क्योंकि ये डायरेक्टली आपने पे करने होते हैं। ठीक है, आप अपनी इनकम के ऊपर खुद इसके ऊपर पे कर रहे होते हैं। फिर एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आप खुद नहीं पे कर रहे होते, फॉर एग्जाम्पल सेल टैक्स जैसे है। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वहाँ पे अगर 10 रुपए की चीज़ है तो उसके ऊपर से 8 रुपए जो है वो सेल टैक्स लगा हुआ है, तो 18 रुपए की वो आपको चीज़ पड़ती है। ये आप खुद नहीं गवर्नमेंट को पे करते, ये 18 रुपए आप शॉप वाले को दे देते हो। शॉप वाला इसमें से 10 रुपए अपने अपने पास रख लेता है, और ये जो 8 रुपए उसने एक्स्ट्रा लिए थे ये वो गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपने अपनी इनकम के ऊपर खुद देना होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है हमारा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है फी प्लस आमदनी। ठीक है, फी प्लस आमदनी मतलब हर बंदे के हिस्से में कितनी एवरेज इनकम आ रही है। देखो, हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पे पहुंचे, इसका मतलब है कि टोटल हम देख रहे थे कि पूरी इकोनॉमी में जितने भी इंडिविजुअल या हाउस होल्ड्स हैं उनके पास कितनी ऐसी इनकम आई जिसको अपनी मर्जी से डिस्पोज कर सकते थे। ये टोटल की बात हो रही थी। अब हम उसको पर कैपिटा इनकम में जो है कन्वर्ट करने जा रहे हैं कि भाई एक पर्सन जो है उस इकोनॉमी का, उसके हिस्से में एवरेज कितनी इनकम आती है। ठीक है, एवरेज कितनी इनकम आती है। अच्छा, ये एवरेज जो इनकम आती है ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि पर कैपिटा इनकम इक्वल होती है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो इसको जीडीपी पर कैपिटा भी कहते हैं। ये पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इट इज द एवरेज इनकम। ठीक है, एवरेज इनकम होती है पीपल ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री या इकोनॉमी में रहने वाले लोगों के एवरेज इनकम जो होती है उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। इट इज अ मेजर टू एस्टिमेट स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ नेशनल्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर किसी कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके पास आमदनी का हिस्सा ज़्यादा आ रहा है एवरेज, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड या रहने का जो है ना तरीका वो बेहतर होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के किस म्यार की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये बेहतर है। जितनी ज़्यादा आपकी पर कैपिटा इनकम, जितनी कम होगी उतना म्यार ज़िंदगी आपके लोगों का कम होगा। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम इज एन इंडिकेटर ऑफ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, कि उस कंट्री में जो लोग रहते हैं उनका म्यार ज़िंदगी कैसा है ये बता रहा होता है पर कैपिटा इनकम। ये इंडिकेट कर रहा होता है, इंडिकेट करने का मतलब होता है इशारा दे रहा होता है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोगों के म्यार ज़िंदगी कैसा है। इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। इफ द टोटल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इसको से के एग्जाम्पल के तौर पे है 24,000 मिलियन है एनुअली। एक साल में वहाँ पे जो नेशनल इनकम कमाई जाती है वो 24,000 है, एंड द टोटल पॉपुलेशन इस जो है वो 120 मिलियन, वो 1,20,000 सॉरी 120 की है। तो पर कैपिटा इनकम आपने कैलकुलेट करना है, तो पर कैपिटा इनकम क्या होगा कि आप 2400 मिलियन को डिवाइड कर दो 120 मिलियन से, तो पर कैपिटा इनकम आपके पास आ जाएगा 200 रुपये। मतलब हर बंदे के हिस्से में एवरेज 200 रुपये उस इकोनॉमी के अंदर आ रहा। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर ऐसा कोई आई कैप आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है पर कैपिटा इनकम का, तो आपने गौर करना है कि जो आपको नेशनल इनकम दी जा रही है वो क्या मिलियन में इस तरह करके लिखी हुई है, और जो आपके पास जो है वो जो पॉपुलेशन है वहाँ पे रहने वाले लोगों का साइज है या जितने वहाँ पे लोग रहते हैं क्या वो भी मिलियन में है या वो थाउजेंड्स में। तो अगर तो वो थाउजेंड्स में है, से यहाँ पे सिर्फ 120 के आगे 3 सिफर लिखे होते हैं, तो इसका मतलब ये मिलियन में फिगर नहीं है, ये थाउजेंड में। तो या तो आप इसको भी पहले थाउजेंड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इसको थाउजेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, ऐसे ऐसे, इसके आगे मिलियन का मतलब होता है कि जो फिगर लिखी हुई है उसके आगे 6 जीरो लगाने हैं आपने, और ये तो वैसे ही आपको जीरो के साथ दी हुई है। ठीक है, 120, तो फिर आपका आंसर आएगा। ठीक है, और अगर ये दोनों मिलियन में दी हुई हैं तो फिर बेशक आप जितनी फिगर है उतनी ही लिखो, उसके आगे सिफर लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपने कन्वर्ट कर लेना है एक स्टैंडर्ड के ऊपर, कि अगर मिलियंस में है तो दोनों मिलियंस में कर लो, अगर थाउजेंड्स में फिगर है तो दोनों को थाउजेंड में कन्वर्ट कर लो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अगर आपने ये काम ना किया, ठीक है, ऊपर मिलियन की जगह आपने सिफर लगाने की जगह सिर्फ 2400 लिख दिए और नीचे आपने
जो है वो थाउजेंड्स में फिगर लिख दी, तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर गलत आएगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हमने एक्सपेंडिचर मेथड ऑलमोस्ट सारा पढ़ लिया। एक्सपेंडिचर मेथड जो था, इसकी डेफिनेशन आगे चल के हम फिर दोबारा एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा, उसमें हमने कहा कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम अगर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर लें सी, उसमें इन्वेस्टमेंट ऐड कर दें आई, उसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ऐड कर दें जी, और उसमें ऐड कर दें हम एक्सपोर्ट और लेस कर दें इंपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल ये सी इतना था, आई इतना था, जी इतना था, एक्सपोर्ट इतनी थी, एक्स इतना था मतलब, और उसमें से लेस कर दिया हमने इंपोर्ट को, तो जो बाकी आपके पास बच जाता है ये बच जाती है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी। अब इस जीडीपी एमपी में अगर हम नेट फॉरेन इनकम या नेट प्रॉपर्टी को ऐड कर दें, ठीक है, मतलब फॉरेन रेमिटेंस लेस फॉरेन पेमेंट्स, तो ये 7,000 है अगर, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा जीएनपी एमपी। ठीक है, मतलब कि ये फॉरेन इनकम या नेट प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद जी कन्वर्ट हो जाता है एन में। और इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन जो है, कैपिटल कंजम्पशन या डेप्रिसिएशन, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं, याद रखना है। कैपिटल कंजम्पशन भी इसको कहते हैं। ये लेस कर दें, देखिए ये 4,000 थे, तो फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, जी एन पी से एन एन पी पे। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना आ गया। और ये याद रखेंगे, अभी हम एम पी पे ही चल रहे हैं सारा कुछ, हमने एम पी को एफ सी पे कन्वर्ट नहीं किया इस पूरे के अंदर। ठीक है, तो अब हम अगर इसमें से लेस कर दें इंडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि सेल टैक्स है, ठीक है, अब यहाँ पे वो इंडायरेक्ट टैक्सेस का वर्ड यूज हुआ है जो मैं अभी आपको समझा रहा था। इंडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आप डायरेक्टली नहीं पे कर रहे, और ऐड कर दें सब्सिडी, तो ये से कि 2,000 इंडायरेक्ट टैक्स था, ऐड कर दिया आपने 1,000 सब्सिडी, तो आपके पास आ जाएगा एन एन पी एफ सी। ठीक है, तो ये आ गया 99,000। ये पूरा एक्सपेंडिचर मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आपके पास नेशनल इनकम है। अब जरा यहाँ पे गौर करने की चीज़ है जिसको आपने बहुत तवज्जो से देखा। वो गौर करने की चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने जीडीपी में से डी जो डोमेस्टिक का वर्ड है इसको नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर ऐड कर दोगे नेट प्रॉपर्टी को। ये आपको याद होना चाहिए। जब भी आपने डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है किसी भी स्टेज के ऊपर, ठीक है, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, तो आपने क्या करना है, आपने उसमें नेट प्रॉपर्टी को ऐड कर देना है। और जब ग्रोस को आपने नेट में कन्वर्ट करना है, जी को एन में कन्वर्ट करना है, तो आपने उसमें से कैपिटल कंजम्पशन या डेप्रिसिएशन को लेस करना है। और फिर अगर आपने एमपी को एफसी पे कन्वर्ट करना है, तो उसमें से ये दो चीज़ें एडजस्ट करनी है, लेस कर देना इंडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को ऐड कर देना है, तो आपके पास ये figure आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, किसी भी स्टेज के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ये वर्किंग करने के बाद मेरे पास जीडीपी एमपी आ गया, तो मैं इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरा काम ही सिर्फ इतना हो कि जीडीपी एमपी को मैंने कन्वर्ट करना हो जीडीपी एफसी पे। तो मैं यहाँ पे इस स्टेज पे 97 पे पहुँचने के बाद मैं कौन सा स्टेप करूंगा, मैं सिंपल ये वाला स्टेप करूंगा जिसमें मैं इंडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दूंगा, सब्सिडी को ऐड कर दूंगा, तो मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, जीडीपी एफसी पे। तो एमपी से एफसी आने पर क्या काम करना है ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी स्टेज के ऊपर आप कर सकते हो, ये आप यहाँ पे भी कर सकते थे। जीएनपी एमपी था ना, तो इसमें अगर ये आप करते तो जीएनपी एफसी हो जाता, ये वाला अगर आप काम कर लेते। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने अपने माइंड को खोल के रखना है कि किसी भी स्टेज के ऊपर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो, तो वो रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपने करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसको एफसी पे पहले कन्वर्ट कर लेता और वो मुझे कहते कि भाई आप कैलकुलेट करो, क्वेश्चन मुझे कहता कि आप एनडीपी कैलकुलेट करो। अब एनडीपी, बच्चों ने कंफ्यूज हो जाना था कि एनडीपी क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि यहाँ पे हम सिर्फ जी को कन्वर्ट कर रहे हैं एन में, मतलब ग्रोस को नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक को हमने नेशनल में कन्वर्ट नहीं किया। तो जब भी ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना होता है तो हम डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, तो वो डेप्रिसिएशन वाला आपने लेस करके तो यहाँ पे पहुंच हो गया। तो किसी भी स्टेज के ऊपर यहाँ पे हो सकता है वो आपको कोई काम करवा ले। वो काम क्या हो सकता है, वो एमपी को एफसी पे कन्वर्ट करना हो, वो
जी को एन पे कन्वर्ट करना हो, डी को एन पे कन्वर्ट करना हो, तो किसी भी स्टेट पे ये किया जा सकता है। तो उसको थोड़ा सा ब्रॉडर माइंड रख के आपने इसको समझना है, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम यहाँ पे खत्म हो जाती थी। फिर इससे लिंक कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमने डिटेल में पढ़े थे, और वो जो लिंक कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे कि आप जब यहाँ पे पहुंच जाते हो, फॉर एग्जांपल ये अब मैंने फिगर्स यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं। अब ये वही मैंने काम किया है कि सारा करने के बाद डोमेस्टिक जीडीपी आ गई थी मेरे पास एमपी के ऊपर, ठीक है। इसमें से ये लेस करने के बाद एफसी के ऊपर आ गई थी। उसके बाद जो है वो हमने जीएनपी कर लिया था, ठीक है। जीएनपी के बाद हमने एनएनपी कर लिया था, तो हमारे पास नेशनल इनकम आ गई थी एक्चुअल वाली, ठीक है। यहाँ पे नेशनल इनकम की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन इससे लिंक कुछ कैलकुलेशन थी। जैसे हम इस नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम तक पहुंच सकते थे। तो ये जो फिगर आई होगी, इसको अगर हम यहाँ लिखें अपने पास, तो हम इस कैलकुलेशन से ये चीज़ें लेस करके पर्सनल इनकम पे आ सकते थे, और पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस लेस करके डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पे आ सकते थे। और हम पर कैपिटा इनकम भी कैलकुलेट कर सकते थे अपनी इस नेशनल इनकम को डिवाइड करके पॉपुलेशन साइज को। तो अब आपने बहुत ही ब्रॉडली सोचते हुए यहाँ पे डिफरेंट कैलकुलेशन खुद से आपने परफॉर्म करनी है, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि किसी भी स्टेज के ऊपर अगर कोई खास काम आपसे करवाया जाता है क्वेश्चन में, तो आप उसको कर लो। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एमपी को एफसी पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ग्रोथ को डोमेस्टिक सॉरी डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ग्रोथ को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, और रिवर्स बैक भी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फिगर दे दी गई है आपको कि डिस्पोजेबल इनकम है 100 की, और पर्सनल टैक्स है 50 का। तो आपने ये कैलकुलेट करना है, तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि भाई यहाँ पे कौन सी फिगर होगी जिसमें से 50 निकालो तो 100 आएगा। तो वो फिगर क्या होगी, दिस प्लस दिस, तो ये 150 होगी। इसी तरह किसी भी स्टेज के ऊपर रिवर्स कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिवर्स कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। ये इसको आपने बहुत फोकस करना है, इसके ऊपर बहुत एम्फोसाइज करना है, इसको आपने बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में हम इतने डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे हम जो है ना अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।